तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि वी डैश की वैल्यू आर जी नॉट एल एन डी बाई क्लियर, और ये नॉन टेम्परेचर पे होता है, और ये जो वोल्टेज होता है लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होता है। क्लियर। तो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज की वैल्यू हमारी वी डैश है। वो चीज हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं। क्यों नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कंडीशन में जी नॉट की वैल्यू जो आती है वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर आता है एट एनटीपी। क्लियर। एनटीपी का मतलब ऑलरेडी मैंने कल बताया था कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड बैरोमेट्रिक प्रेशर इज द 76 सेंटीमीटर एच जी। ठीक है, तो ये हमारा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज आ गया। अगर मान लो आपसे पूछता है, जनरली क्वेश्चन जो पूछता है ना, वो आपसे वोल्टेज पूछेगा। तो वोल्टेज पूछेगा तो थ्री फेज लाइन है या सिंगल फेज लाइन है, उस कंडीशन में आपको आंसर देना है। मान लो आपका थ्री फेज लाइन अगर है, लाइन के केस में क्या होगा आपका, ये जो आपको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज मिला है वी डैश, अगर थ्री फेज लाइन है तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा। जनरली थ्री फेज सिस्टम जो होता है वो थ्री फेज स्टार कनेक्टेड होता है। तो स्टार कनेक्टेड के केस में वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइन वोल्टेज बाई रूट थ्री के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि वीएल की वैल्यू आएगी रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी डैश। किसके लिए है ये, फॉर थ्री फेज ट्रांसमिशन। अगर थ्री फेज लाइन है तो उस केस में ये चीज, जनरली क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज की बात होती है कोरोना केस में, तो वो आपसे थ्री फेज ट्रांसमिशन के लिए ही पूछेगा। और अगर आपसे वोल्टेज पूछता है तो ये नहीं वी डैश की वैल्यू निकाल के चले आएंगे आप लाइन वोल्टेज प्रॉपर निकाल के आएंगे कि लाइन थ्री टाइम्स ऑफ वी डैश के बराबर होती है, तो हो जाएगा ये। अगर यही तुम्हारा सिंगल फेज होता, सिंगल फेज में क्या हो जाता, सिंगल फेज टू वायर सिस्टम है तो वी डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, मान लो इसको भी मैंने वी एल बाई टू के बराबर हो जाता, क्योंकि दो फेज हैं। हमने ये देखा भी था कि एक कंडक्टर ए और एक कंडक्टर बी लास्ट क्लास में, और उसके मिड पॉइंट पे मैंने उसके मिड पॉइंट क्या लिया हुआ था, न्यूट्रल पॉइंट लिया हुआ था। तो वी डैश की वैल्यू वी एल बाई टू के बराबर हो गई, और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो वी एल की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ वी डैश आएगी। ये किसके लिए आया, फॉर सिंगल फेज। लेकिन जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो थ्री फेज के लिए पूछेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यानी अगर ये सिंगल फेज सिस्टम या सिंगल फेज लाइन है तो उस कंडीशन में लाइन वोल्टेज क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ वी डैश हो जाएगा। अगर आपका फॉर थ्री फेज लाइन अगर ये पूछ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस केस में क्या हो जाना है, उस केस में लाइन वोल्टेज की वैल्यू रूट थ्री टाइम्स ऑफ वी डैश हो जाना है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको बताना क्या है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा, वोल्टेज पूछता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज का मतलब होता है लाइन वोल्टेज आपको कैलकुलेट करके देना है फेज वोल्टेज में। हम पर फेज एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम सारी वैल्यू लाइन के टर्म में निकालते हैं। अगर हमें पावर लॉस निकालना है तो टोटल पावर लॉस निकालते हैं तीनों फेज के लिए। ये सब चीजें आपको पता ही है। क्लियर। तो ये चीज हमारी निकल के आ गई थी, वी डैश की वैल्यू आर डी नॉट एल एन डी बाई आर के बराबर। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर की। क्लियर। देखो सुशील, धीरे धीरे अब हम आते जाएंगे। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वेदर कंडीशन, इसके लिए मैंने ये डेरिवेशन निकाल दिया। नॉर्मली थियोरेटिकल अप्रोच करते हुए हमने जो डेरिवेशन किया है वी डैश इक्वल टू आर जी नॉट एल एन डी बाई आर, ये एक नॉर्मल कंडीशन के लिए, नॉर्मल वेदर कंडीशन है। आपका कंडक्टर क्या है, स्मूथ कंडक्टर है, स्मूथ एंड सॉलिड कंडक्टर, सब कुछ नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन के लिए हमने ये डेरिवेशन निकाला। हमें डेरिवेशन में क्या मिल गया, वी डैश की वैल्यू आर जी नॉट बराबर मिल गया। क्लियर। लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड होती है, डिपेंड्स ऑन किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहला प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये और इसके अलावा वेदर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन क्या है हमारी। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी थोड़ा सा बस उसको देख लेंगे कि फाउल वेदर कंडीशन में, जब आपका नॉर्मल वेदर कंडीशन ना हो, फाउल वेदर कंडीशन का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा
आंधी तूफान आ जाना, आइस मतलब बर्फबारी हो जाना, बरसात हो जाना, तो ये सब क्या है, फाउल वेदर कंडीशन है। फाउल वेदर कंडीशन में आपका जो वोल्टेज होता है वो कैसे चेंज होता है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेन जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है दो चीजों पर डिपेंड करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पे तो हमने ये चीज निकाल दिया, क्लियर। लेकिन किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे आप वोल्टेज निकल के आता है, जो लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है वो चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होता क्या है कि हम एक फैक्टर निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर। एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों कैलकुलेट होता क्या है कि जो एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। होता क्या है इसमें, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको, इसको हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मान लो कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, आपका प्रेशर, ये एज्यूम कर लिया मैंने, एज्यूम प्रेशर इज 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, क्लियर, एंड टेम्परेचर इज T डिग्री सेल्सियस, क्लियर। आपका टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस। तो ये दो चीजें हैं, इन पे हमें निकालना है कि वोल्टेज हमारा क्या निकल के आएगा। तो उसके लिए एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर हम यूज करते हैं। होता क्या है इसमें कि आपने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सारी वैल्यू कैलकुलेट करके रख दी है। अब आपको निकालना है बी बैरोमेट्रिक प्रेशर और T डिग्री सेल्सियस पे क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो डाइलेक्ट्रिक स्टेट होता है, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम करते क्या है कि एनटीपी निकालना है तो बी अपॉन 76, बी भी क्या है इन सेंटीमीटर है, 76 भी सेंटीमीटर है। तो आपका बी बैरोमेट्रिक प्रेशर पे 76 पे क्या हो जाएगा, अगर हम एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर की बात करें एट एनटीपी, एनटीपी पे एयर डेंसिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, डेल की वैल्यू 1 के बराबर होगा, क्लियर। लेकिन आपका टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो रहा है तो इस डेल की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्लियर। और वो डिपेंड करेगा कि प्रेशर की वैल्यू क्या है एज वेल एज टेम्परेचर की वैल्यू क्या है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एनटीपी पे तो डेल है, हमें डेल निकालना है बी बैरोमेट्रिक प्रेशर और टेम्परेचर टी पे। तो 76 पे हमें पता है, तो जो करेक्शन फैक्टर होता है वो हमेशा रेशियो टर्म होता है, और चूंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है तो ये बी बाई 76 हो जाएगा। हम हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे इसको। और चूंकि एसआई यूनिट जो होती है वो टेम्परेचर की केल्विन होती है, तो केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है तो 273 प्लस T डिग्री सेल्सियस, क्लियर। बी आपका सेंटीमीटर में है, ये चीज क्लियर रहना चाहिए। अपॉन नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें तो 273 प्लस 25 आ जाएगा, ये क्लियर। ये हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 76 अपॉन 298 इंटू बी अपॉन 273 प्लस टी के बराबर आएगा, क्लियर। ठीक है, हमने विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये ऊपर जाएगा ना, सॉरी, हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है 3.92 बी अपॉन 273 प्लस टी। हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि ये जो एयर डेंसिटी फैक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, क्योंकि इस पे भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कंपटीशन वगैरह में, क्लियर, कि प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर निकल के आता है। तो इस केस में अब जो तुम्हारा लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज होगा, नाउ लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज वी डैश, वी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एयर डेंसिटी करेक्शन फैक्टर में उसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो आपका क्या निकल के आया था, आर जी नॉट, सिंपली इसमें डेल से मल्टीप्लाई हो जाएगा एल एन डी बाई आर के बराबर, क्लियर। तो ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे ये चीज हमने कैलकुलेट कर लिया, क्लियर। तो ये आपका
एक कॉमन फॉर्मूला निकल के आता है, किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे आप क्या कर सकते हो, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? हेलो, एनी डाउट? सर इस इक्वेशन के हिसाब से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर करेक्शन फैक्टर घटेगा, तो ये वोल्टेज भी घटेगा जो है लाइन टू न्यूट्रल। बिल्कुल बिल्कुल घटेगा। तो सर मतलब अभी हम ह्यूमिड देखेंगे ना, कंडीशन। जैसे वोल्टेज अगर घटता जाएगा ना, तो उस कंडीशन में, तो अभी हम पावर, जब पावर लॉस फॉर्मूले पे आएंगे, तो वोल्टेज घटने से ना आपका जो कोरोना लॉस है ना वो बढ़ जाता है। अभी हम देखेंगे, अभी आगे हम देखेंगे, जब हम पावर लॉस को पढ़ेंगे, तो वी एक्चुअली क्या होता है, वो वी माइनस वीसी का स्क्वायर होता है। वीसी की वैल्यू अगर रिड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, वी माइनस वीसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, उसका स्क्वायर टर्म और बढ़ जाएगा। तो जो लॉस है वो आपका इंक्रीज होता जाएगा। अभी हम देखेंगे। क्लियर? ठीक है, तो एडवर्स इफेक्ट तो आता ही आता है। कोरोना लॉस का जो टर्म है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमने सब चीज कैलकुलेट करके रख दिया। अभी हम बात करेंगे सरफेस की इरेगुलेटरी फैक्टर पे, अभी बात करेंगे हम फाउल वेदर कंडीशन के। क्लियर? तो ये सारी चीजें एक एक करके देखेंगे, और उसका कोरोना लॉस पे क्या इफेक्ट आता है, ये इन सब चीजों, जो चीज हमने डिराइव किया ना अभी, ये सब चीजें हमें पावर लॉस पे फोकस कराएंगे। ठीक है? ठीक है, तो ये तो एक कॉमन फॉर्मूला निकाल दिया हमने नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज की। ठीक है, तो होता क्या है कि क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो डिस्ट्रप्शन है, जो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन हो रहा है, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन जिस केस में हो जाए, यानी जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर डिस्ट्रप्शन हो जाए, कंप्लीट डिस्ट्रप्शन मतलब आयनाइजेशन जो प्रोसेस है, एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा खत्म हो जाए। क्लियर? तो उस कंडीशन में जो आपको वोल्टेज मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज। क्लियर? तो क्रिटिकल डिस्ट्रप्टिव वोल्टेज का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि द वोल्टेज व्हेन क्या हो जाए, क्या बताया मैंने, कि जो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स है वो हो जाए। क्लियर? एट विच व्हेन कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक अकर्स। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ पे यही है, क्योंकि पहले क्या है, आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनाइज हो रहे हैं, फिर एनर्जी कैरी कर रहा है। तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन का मतलब यही हुआ कि एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन अकर्स हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। क्लियर है चीज? तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज जो होता है वो ऐसा नहीं है कि मतलब टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो पे भी डिपेंड करता है, वो सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सरफेस क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सरफेस को हमने स्मूथ लिया था, और उस कंडीशन में इस चीज को हमने डिराइव किया था। लेकिन आपको भी पता है कि हम जनरली स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो सरफेस हमारा स्मूथ नहीं होता। क्लियर? तो कंप्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब भी क्या होता है कि इस कंडीशन में आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है, सरफेस पे जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एट सरफेस, जो भी आपको सरफेस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल रहा है, क्लियर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, एनीवन? ये एनर्जी किस काम में आ रही है, कंप्रेशन के काम आ रही है। क्लियर? तो ये इसकी एनर्जी हो जाएगी, जो आपका ब्रेक डाउन है, मतलब डाइलेक्ट्रिक में जब ब्रेक डाउन होता है तभी तो आपका प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन अकर्स होता है। तो ये जो ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ एयर है, इसके बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में ये फुलफिल हो जाएगा, और क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज पे ही ये चीज हो रहा है। क्लियर? ठीक है,
स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो ये चीज होती है क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज में कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और कैसे create होके आ जाएगा। हमने जो वी की वैल्यू निकाली है, वी डैश की वैल्यू, वो फॉर किसके लिए निकाला, हमने स्मूथ कंडक्टर के लिए निकाला है। लेकिन जो हम कंडक्टर यूज करते हैं, नॉर्मली जो कंडक्टर करते हैं वो क्या होता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडक्टर आर यूज। जब हम नॉर्मली स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरफेस आपका स्मूथ तो होगा, क्लियर। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका सरफेस होगा वो इरेगुलर सरफेस होगा। स्टैंडर्ड कंडक्टर में ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस आपका स्मूथ नहीं होता है, यानी सरफेस इज नॉट स्मूथ, स्मूथ होगा नहीं, क्लियर, एंड इट इज इरेगुलर। क्लियर। तो एक इरेगुलर सरफेस के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो आपने वोल्टेज निकाला है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड सरफेस। यानी जो स्मूथ सरफेस है उस पे जो वोल्टेज मिलेगा और जो आपका इरेगुलर सरफेस है, ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया हुआ था जब हमने स्टैंडर्ड कंडक्टर के बारे में देखा था, तो हमने वहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में देखा था। तो वहां पे हमने ये चीज डिस्कस की थी, मैथमेटिकली भी डिस्कस की थी कि इरेगुलर सरफेस पे आपका जो वोल्टेज ग्रेडियंट है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पोटेंशियल भी कम होगा। तो इरेगुलर सरफेस की वजह से जो आपको जी नॉट वैल्यू मिल रही है ना, वो जी नॉट ना मिलकर क्या मिलेगी, समथिंग एम इंटू जी नॉट के बराबर। जहां पे एम क्या है, सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर, सरफेस इज रेगुलरिटी फैक्टर, क्लियर। और एम की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या हो रही है, एम की वैल्यू लेस देन यूनिटी होनी है, और ये जनरली 0.8 से लेके 1 के बीच में होता है एम की वैल्यू। जो एम होता है ना वो 0.8 से लेके 1 के बीच में जनरली होता है, क्लियर। और सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर किस वजह से आ रहा है, सरफेस के नॉन स्मूथ होने की वजह से, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडक्टर यूज करते हैं, क्लियर। तो इसलिए जो ग्रेडियंट आएगा वो एम जी नॉट हो जाएगा, जहां पे एम की वैल्यू 0.8 से लेके 1 के बीच में होगा। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज हमें मिलता है वही हमारा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता है। नाउ क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज को हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एम जी नॉट, क्लियर, इंटू डेल एल एन बी बाई आर के बराबर। यानी यहाँ पे सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर का रोल भी आ जाता है, क्लियर, ठीक है। क्योंकि हमने जो डेरिवेशन निकाला था वो फॉर स्मूथ कंडक्टर निकाला था, और ये आपका स्टैंडर्ड कंडक्टर है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर के लिए ग्रेडियंट सम हाउ आपका जो सॉलिड कंडक्टर और स्मूथ कंडक्टर होता है उससे कम ही होता है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। इसी को हम क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। इरेगुलरिटी ऑफ सरफेस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज होता है। मैं जैसा बात कर रहा था कि अभी मैंने वेदर का कंडीशन इसमें कंबाइन नहीं किया है। तो अगर मान लो ये मैंने जो डेरिवेशन निकाला ये फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन, फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन, इफ देयर इज फाउल वेदर कंडीशन, अगर आपका फाउल वेदर कंडीशन होता है, यानी नॉर्मल वेदर नहीं होता है और फाउल वेदर होता है, फाउल वेदर का मतलब क्या हो गया, जैसा मैंने बताया, मतलब बारिश हो जाना, आंधी तूफान आना, बर्फबारी हो जाना, ये सब क्या है, फाउल वेदर कंडीशन। फाउल वेदर कंडीशन में, फाउल वेदर कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपके सरफेस पे डस्ट बैठ जाएगा, रेनफॉल होगा, स्मॉग होगा, फॉग होगा, ये सब क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे तो आएंगे ही आएंगे ना। तो उसकी वजह से भी तो आपका क्या होगा, जो कंडक्टर की रेगुलरिटी है वो भी ब्रेक होगी। तो फाउल वेदर कंडीशन में, फाउल वेदर कंडीशन का मतलब क्या हो गया, रेन, डस्ट, फॉग,
ठीक है, ये सब चीजें और एक्सेट्रा जो भी आपका वेदर की वजह से है, इन सब चीजों की वजह से आपका क्या होगा, सरफेस पे आएगा ही आएगा, वो कंडक्टर के सरफेस पे ये सारी चीजें आनी आनी है, तो उसकी वजह से सरफेस और क्या होगा, इरेगुलर होगा, क्योंकि तो वो स्पॉट पे आते हैं ना, ऐसा थोड़ा ना कि पूरे पूरे कंडक्टर पे एक क्रॉस सेक्शन में बैठ जाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। क्लियर, वो भी इरेगुलर होता है, तो उस इरेगुलरिटी की वजह से वैल्यू और कम हो जाती है। क्लियर, तो जो हमने वीसी कैलकुलेट किया है फॉर नॉर्मल वेदर कंडीशन, फाउल वेदर कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, वीसी सम लेस देन द वीसी आएगा, यानी आपका जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज है वो फाउल वेदर कंडीशन में नॉर्मल वेदर कंडीशन के रेस्पेक्ट में कम होगा। क्लियर, तो फाउल वेदर कंडीशन में वीसी एट लेस वैल्यू देन फेयर वेदर कंडीशन और नॉर्मल वेदर कंडीशन। ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर हो गया, क्योंकि सरफेस की इरेगुलरिटी और बढ़ती जा रही है ड्यू टू द रेन, डस्ट, फॉग, स्मॉग, ऑल द वेदर कंडीशन। क्लियर, ठीक है, तो फॉल वेदर कंडीशन का ये लॉजिक होता है। क्लियर है सुशील? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो एक एक चीजें एज ए इनपुट में डालता जा रहा हूं कि क्या हो रहा है कोरोना के केस में जब हम क्रिटिकल वोल्टेज के बारे में पढ़ते, क्योंकि ये क्रिटिकल वोल्टेज ही आगे फॉर्मूले में आना है पावर लॉस के, और इसके बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंडेंट है। तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड हो गया, ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ कंडक्टर, स्पेस बिटवीन द कंडक्टर्स, उसके अलावा एक तरह से बायोमेट्रिक प्रेशर एंड टेम्परेचर, दूसरा सरफेस ऑफ कंडक्टर, तीसरा फाउल वेदर कंडीशन, क्योंकि वो सरफेस की रेगुलेरिटी को और बढ़ा देगा। क्लियर, ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज की तरफ। विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज, नाम से ही लग रहा होगा कि क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज में क्या होता है, ये नॉन विजिबल, आपको ये दिखाई नहीं देता। क्लियर, यानी कोरोना आपको विजिबल नहीं होगा, इस कंडीशन में आपको कोरोना, मतलब डे लाइट कंडीशन में आपको कोरोना विजिबल नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई दे सकता है। क्लियर, आपको कोरोना विजिबल नहीं होगा। विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिसपे आप कोरोना विजुलाइज हो, यानी कोरोना आपको दिखे। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कब आएगा, जब आप इस क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज को थोड़ा सा और बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं। क्लियर, तो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज पे आपका कोरोना अकर्स होगा, ये चीज तो हमने देख लिया, कोरोना अकर्स, जो कोरोना अकर्स होना शुरू हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, एट क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। क्लियर, बट इट इज नॉट विजिबल। जैसे ही क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज मिलेगा आपका कोरोना अकर्स तो हो जाएगा, बट नॉट विजिबल, आपका ये दिखाई नहीं देगा। क्लियर, इसके फर्दर अगर आप क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, क्लियर, बढ़ाते जाने का मतलब क्या हो गया, अच्छा ये चीज तो क्लियर है कि ये जो जो आपके चार्ज आयन है एयर में, ये क्या हो रहे होंगे, सप्लाई से तो एनर्जी ले रहे होंगे, जो आपका सप्लाई है उसी की वजह से तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो रहा होगा, उसी एनर्जी को कैरी करके ये जो चार्ज मॉलिक्यूल है, जो एयर मॉलिक्यूल है, वो चार्ज में ब्रेक हो रहे होंगे, प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन हो रहा होगा। क्लियर, तो उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इन्होंने ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है पावर लॉस का टर्म ही हो गया, एक रजिस्टिव लॉस ही हो गया ये। क्लियर, इसीलिए हम इसको कोरोना लॉस के टर्म में ही। क्लियर, तो मैं ये कह रहा हूं कि विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज कब मिलेगा आपको, कि अगर हम इस वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज करें। क्लियर, इस वोल्टेज को हम फर्दर इंक्रीज करें, व्हेन द वोल्टेज फर्दर इंक्रीजेड एट सम पॉइंट, मतलब आपका वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द वोल्टेज फर्दर इंक्रीजेड, ये जो क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज मिल रहा है ये आपका बढ़ता ही जा रहा है एट सम पॉइंट। जो सप्लाई से आपको एनर्जी है वो इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जा रही है
कि ये जो वोल्टेज है वो VC पे रुक नहीं रहा है, इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती जा रही है। तो इस कंडीशन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एट सम पॉइंट, जैसे इसे वोल्टेज आपका बढ़ना शुरू हुआ, एट सम पॉइंट आपको क्या होगा, कोरोना इज विजिबल। और जिस पॉइंट पे आपको कोरोना विजिबल हो रहा है, इसी पॉइंट को, द पॉइंट एट विच कोरोना इज विजिबल इज कॉल्ड एज विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। इसी वोल्टेज को हम विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं। क्लियर? तो विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज है ये, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा कि अब कोरोना प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा, और उसी वोल्टेज को हम बोलते हैं विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज। क्लियर? तो विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज पे आपको जो ग्रेडियंट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, कुछ अलग होगा। ठीक है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एट विजुअल डिसरप्टिव वोल्टेज आपका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है जी। क्लियर? ठीक है। और नॉर्मली जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है क्या होता है, नॉर्मल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, जी नॉट के बराबर। नॉर्मल पोटेंशियल ग्रेडियंट ही जी नॉट। एक मैं चीज बता रहा हूं, इसको हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है। क्लियर? तो जीवी और जी नॉट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, यानी जो गैप होता है, गैप बिटवीन, डिस्टेंस का मतलब ये मत समझ लो कि मीटर में दूरी होता है, गैप बिटवीन जीवी एंड जी नॉट इज कॉल्ड एज एनर्जी डिस्टेंस। इसी ध्यान रखना, ये पूछ देता है कभी कभी, कॉल्ड एज एनर्जी डिस्टेंस। एनर्जी डिस्टेंस क्या होता है, एक्सप्लेन करिए, ये पूछ देता है। ठीक है? हालांकि एक एक में तो बहुत कम ही चांस है कि इसको पूछे कि जीबी माइनस जी नॉट के बराबर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जीबी की वैल्यू क्या होगी, जी नॉट से ज्यादा ही होगी। तो ये जो जीबी की वैल्यू निकल के आती है, वो क्या निकल के आता है, वो सीधे सीधे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। काफी रिसर्च के बाद एक जीबी का फॉर्मूला क्रिएट किया गया और बताया गया कि जीबी की वैल्यू क्या होती है। जीबी की वैल्यू होती है जी नॉट डेल, ब्रैकेट में 1 प्लस 0.3 अपॉन रूट आर डेल। किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। जी नॉट की वैल्यू आप सभी को पता ही है, 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। तो जीवी की वैल्यू जो निकल के आती है, वो निकल के आती है किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो निकल के आती है जी नॉट डेल इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन रूट आर डेल के बराबर। क्लियर? ये चीज हमारा निकल के आता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जीबी की वैल्यू हमें मिल गई। अब इस जीबी की वैल्यू मिल गई जब हमको, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रिटिकल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, क्रिटिकल विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, जहां फॉर्मूले में हमने जी नॉट यूज किया है, वहां पूरा मेरा जीबी आ जाएगा, विजुअल डिस्ट्रक्टिव वोल्टेज। इसको हम वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वीबी की वैल्यू हो जाएगी आर जीबी एम वी। सरफेस इरेगुलरिटी फैक्टर जो है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, और जीबी की वैल्यू उठा के हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो यहाँ से बीबी की वैल्यू मिल जाएगी हमको, बीबी इक्वल टू आर जी नॉट डेल इंटू 1 प्लस 0.3 अपॉन रूट आर डेल इंटू एम वी इंटू एल एन डी बाई आर, किलो वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना कि आर एंड डी मस्ट इन सेंटीमीटर, क्योंकि आप जी नॉट की वैल्यू जो चूज करेंगे वो 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। तो आर और जी नॉट, आर और डी की वैल्यू, आर एंड डी मस्ट बी इन सेंटीमीटर। ये मैं ऑलरेडी हमेशा कई बार बोल चुका हूं मैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। वाई? क्यों? ड्यू टू
ड्यू टू जी नॉट की वैल्यू क्या होती है 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस वजह से आप आर और डी को हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे। एमवी को हम बोलते हैं सरफेस रफनेस फैक्टर या सरफेस फैक्टर हम बोलते हैं। एमवी इक्वल टू सरफेस फैक्टर जो सरफेस की रफनेस को बताता है। और ये क्लियर है कि एमवी की वैल्यू एम से थोड़ी सी कम ही होती है। एमवी जो होता है वो एम से कम होता है, क्योंकि हम वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो उस हिसाब से कंडक्टर के अपर सरफेस के बिहेवियर में होता है। तो एमवी की वैल्यू समहाउ लेस देन एम होता है। इसको हम सरफेस फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, या रफनेस फैक्टर भी, कहीं कहीं इसको हम रफनेस फैक्टर भी यूज करते हैं। कई बुक में इसको रफनेस फैक्टर के नाम से भी दिया गया है कि रफनेस फैक्टर एमबी होता है। तो एमबी की वैल्यू जो सरफेस की रेगुलेटिव फैक्टर होती है उससे कम होती है। क्लियर। एमबी की वैल्यू जो होती है वो बेसिकली दो वैल्यूज ली जाती हैं। वो दो वैल्यूज क्या है उसको बताने के लिए थोड़ा सा मैं फोकस करूंगा कि लोकल कोरोना और जनरल कोरोना क्या होता है। दो वर्ड, लोकल कोरोना एंड जनरल कोरोना। ठीक है। लोकल कोरोना जो होता है, लोकल कोरोना में होता क्या है कि सरफेस इरेगुलर है, विजुअल कोरोना अकर्स हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कोरोना को किसी पर्टिकुलर सम पॉइंट पे ये देखते हैं कि ये कोरोना अकर्स हो रहा है, यानी कोरोना, यानी जो विजुअल आपको दिख रहा है, जो आपको कोरोना दिखाई दे रहा है, तो कोरोना का मतलब क्या हो गया विजुअल। जो विजुअल कोरोना है, कोरोना अकर्स एट सम पॉइंट, अकर्स एट सम पॉइंट ऑफ कंडक्टर। क्लियर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अकर्स हो रहा है, वहां पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो इसे हम कहते हैं लोकल कोरोना। ऐसे कोरोना को बोलते हैं लोकल कोरोना। जबकि जनरल कोरोना क्या होता है कि ये डिसाइडेड कोरोना होता है। क्लियर। और ये पूरे पूरे कंडक्टर शो होता है, तो ये एक तरह से डिसाइडेड कोरोना है। क्लियर। डिसाइडेड, विजिबल ये भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। डिसाइडेड का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा आपको कंडक्टर पे ये दिखाई दे रहा। क्लियर। तो ऐसे कोरोना को हम जनरल कोरोना बोलते हैं। लोकल का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि लोकल का मीनिंग लोकल ही है, कि मतलब लोकली इस प्लेस पे गए, या ऐसे लोकल प्लेस पे हमने यहाँ पे ये चीज घूमा। तो लोकल मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर का कुछ एक छोटा सा पार्ट जहाँ पे आप गए, तो वो चीज लोकल कहलाती है। जैसे आप किसी लोकल मार्केट में जाते हो कुछ खरीदारी करने, तो वो उसके लिए फेमस है, तो आप गए, ये चीज है लोकल। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है सरफेस फैक्टर की या रफनेस फैक्टर की, एमबी की वैल्यू हम लेते हैं लोकल कोरोना के लिए, ठीक है, 0.72 के आसपास। और जो आपका डिसाइडेड कोरोना होता है उसके लिए एमबी की वैल्यू 0.82 होती है। क्लियर। ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। लोकल कोरोना के लिए जो सरफेस फैक्टर होता है वो 0.72 होता है, और जो डिसाइडेड कोरोना होता है उसके लिए सरफेस फैक्टर थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्लियर। ठीक है। क्योंकि लोकल कोरोना केस में वो स्पॉटेड है किसी पर्टिकुलर रीजन के बीच में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। किसी कुछ पूछना है?